जो 21वीं शताब्दी का ये दशक है, पहला दशक, इसमें क्या स्थिति है? आप क्या इस पर टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, मेरा ऐसा विचार है कि इस समय पूरी दुनिया जिस तरफ जा रही है वो रास्ता ठीक नहीं हो ये रहा है कि दुनिया के सारे देश जो हैं, जिसमें भारत भी शामिल है, वो अमेरिका को मॉडल मान के चल रहे हैं और वो सोचते हैं कि अमेरिका की जितनी नकल कर ले जाएं उतने ही हम डेवलप्ड हो गए। खान पान में, कपड़े लत्ते में, नाचने गाने में, सब चीज़ में उसकी नकल करते हैं। अब वो ये नहीं जानते कि अमेरिकन समाज एक रुग्ण समाज है, वो एक स्वस्थ समाज नहीं है। वहाँ क्राइम इतना है कि दुनिया में जितने लोग जेल में हैं उसके 1/4 जो हैं वो खाली अमेरिका में है। और इसके अलावा मैं तो अमेरिका कई बार गया पिछले 42 सालों में, तो हर बार ऐसा लगा जैसे कि अपराध कुछ ज़्यादा बढ़ गया और ज़िंदगी इतनी दौड़ भाग वाली है। कोई आदमी आराम से बैठ के खाना तक नहीं खा सकता। यानी ये देखिए कि बहुत पहले अमेरिकन मैगजीन निकलती थी, रीडर्स डाइजेस्ट, तो वो तो मामूली मैगजीन थी और कोई प्रगतिशील दूर दूर तक नहीं थी, एकदम दक्षिणपंथी मैगजीन थी। और उसमें साहब दिखाया, ऐसे एक कार्टून बना हुआ था कि सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव, जो सफल समझिए बिजनेस का अफसर है, वो किस तरह खाना खाता है। तो एक फ़ोन बज रहा है, एक फ़ोन वो अटेंड कर रहा है, साथ में अपने सेक्रेटरी को भी कुछ डिक्टेट करता जा रहा है और मुंह में कुछ सैंडविच ठूसता जा रहा है। तो अगर इस तरह से खाना खाए तो फिर क्या ये भौतिकवाद भी क्या हुआ? यानी कम से कम खाना तो आराम से खाना चाहिए। अच्छा, आप कहेंगे कि भाई दोपहर का खाना मुश्किल से खाता होगा, रात का खाना नहीं साहब, रात का खाना भी वो अगर सफल एग्जीक्यूटिव है तो कहीं ऐसे अपने बिजनेस क्लाइंट्स के साथ खाएगा, अपने और बिजनेस संपर्कों के साथ खाएगा कि उसमें खाना कम और कवायद ज़्यादा होगी। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि 1994 में अमेरिका की सरकार, जर्मनी की सरकार ने मुझे वहाँ आम चुनाव, जनरल इलेक्शन में पर्यवेक्षक या ऑब्जर्वर के तौर पे बुलाया। तो एक जर्मन युवक जो हमारे साथ रहता था, एक बार वैसे तो हम लोग टैक्सियों में जाया करते थे, पर मैंने कहा कि भाई अब यहाँ से वहाँ तक जाना है, पैदल चलेंगे भाई, तो ज़रा सीन नदी के किनारे भी देखने का मौका, राइन नदी के किनारे भी देखने का मौका मिलेगा और बातचीत भी करेंगे अपन। तो उसने बात में बताया कि मुंह से अमेरिकन निकल जाता है क्योंकि जर्मनी वाले भी अब अमेरिका की नकल कर रहे हैं। जब पहली बार मैं सन 66 में जर्मनी गया था तो वो जर्मनी वाले अमेरिका की नकल नहीं उतनी कर रहे थे, लेकिन 94 में जब गया तब बहुत नकल करते दिखाई पड़े। तो वो लोग जो थे उन्होंने कहा कि जर्मनी के ज़्यादातर लोग शाम को गर्म खाना नहीं खाते, रखा हुआ ठंडा खाना खाते। अब सोचिए साहब कि अगर, अच्छा, रात को ठीक से सो भी नहीं पाते, मियाँ की ड्यूटी है दिन की और बीवी की ड्यूटी है रात की, तो जो आप कहते हैं कोई सेक्स सेटिस्फैक्शन वो भी नहीं के बराबर। तो अच्छा, इसके अलावा एक बात ये है कि ये सभ्यता ऐसी है कि ये दुनिया के संसाधनों का इतना दोहन कर रही है, इतना उनके साथ लूट कर रही है। अब क्योंकि देखिए ये पूंजीवादी सभ्यता है, जो आजकल नारे लगे हैं
ग्लोबलाइजेशन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, ये सब यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म उस शब्द को कहते हैं कि कोई शब्द अगर गंदा हो जाता है तो उसकी जगह फिर कोई और शब्द इस्तेमाल करने लगते। ये सब कैपिटलिज्म के लिए शब्द है। दरअसल इनका मतलब ये नंगे रूप में कैपिटलिज्म, मुझे तो ऐसा ख्याल आता है कि इस समय कैपिटलिज्म अपने नंग रूप में है, इस माने में कि इस तरह से कि जैसे हम लोग पहले जब छोटे थे तो परिकथाएं पढ़ते थे, सुनते थे, तो उसमें ये होता था कि जब कोई दैत्य मारा जाता था तो वैसे तो वो तमाम अनेक रूप धर के आता था, लेकिन मरते समय वो असली रूप में आ जाता था। तो कैपिटलिज्म भी अपने असली रूप में अब आ गया है। और इसमें समझिए कि ये लोग अंधाधुंध दोहन कर रहे हैं जंगलों का, खदानों का, ऊर्जा का, जिसका नतीजा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, यानी दुनिया का तापमान बढ़ता चला जा रहा है, मौसमों में परिवर्तन आ रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस उत्सर्जित हो रही हैं। तो उस सब का नतीजा ये है कि जितनी धरती पर जीवित चीजें हैं मनुष्यों के साथ साथ, अगर यही चलता रहा तो 50 साल में या 100 साल में ये दुनिया ही खत्म हो जाए। तो इस रास्ते, और एक बात और सुनिए कि साहब सभी देश तो अमेरिका जैसा बनना चाहते। अमेरिका जैसा बनने के लिए अमेरिकन लोग जितना खाना नष्ट करते हैं, जितने और संसाधन नष्ट करते हैं, जितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, उतना अगर दुनिया के सभी देश करने लगे तो उसके लिए एक दुनिया काफ़ी नहीं होगी। उसके लिए कम से कम 5 ऐसी दुनिया चाहिए। तो वो कहाँ है? ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये रास्ता गलत है, इस रास्ते को बदलना चाहिए और ये जो धारा है इसको रोकने का साहस से प्रयास करना चाहिए। मैं कम से कम 40 साल से इस बारे में सोचता रहा हूँ, कम से कम, क्योंकि 1969 में 1969 में जब गांधी जी की जन्म शताब्दी हुई थी तो उस समय हमको कई विश्वविद्यालयों ने व्याख्यान देने के लिए बुलाया गांधी जी के योगदान के ऊपर और उनकी जो आज के युग में उनकी उपादेयता है उसके बारे में। तो उसमें जो बातें कहीं लगभग उन्हीं बातों को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। मुझे महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप मिली है ICSSR की, तो ये बड़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है। तो इसमें ये मैं कह रहा हूँ कि गांधी जी की दृष्टि जो है वो आधुनिकता से आगे की है, इसीलिए मैं इसको उत्तर आधुनिक पोस्ट मॉडर्न इंसाइट्स कहता हूँ। लेकिन मेरा कहना यह है कि गांधी जी ने जो कुछ भी कहा उनकी शब्दों को पकड़ के बैठ जाना ठीक नहीं। उसको आज जो हमारे पास साधन उपलब्ध है, आज हमारे पास जो ज्ञान साइंस और टेक्नोलॉजी का उपलब्ध है, उसके प्रकाश में उनको हमको विकसित करना चाहिए। तो इस दृष्टि से मेरा ऐसा मानना है कि गांधी जी ने जो चरखे की बात की, जो उन्होंने विकेंद्रित समाज की बात की, वो तो बिल्कुल ठीक था, लेकिन सिर्फ चरखे से काम नहीं चल सकता। अब ऐसा करना पड़ेगा कि हमको छोटी छोटी मशीनें ऐसी बनाना पड़ेंगी जो मशीनें छोटी तो ज़रूर होंगी, लेकिन साथ में इनकी जो उत्पादकता है वो बड़ी मशीनों से कम नहीं होगी। और ये संभव है क्योंकि ऐसे आधुनिक विज्ञान ने खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह की क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसकी वजह से मशीनों का साइज बहुत कम हो गया और हो सकता है। तो जैसे आपको उदाहरण दूं कि पहले जब कंप्यूटर अपने यहाँ आया था तो एक पूरा कमरा घेर लेता था। अब जो है वही काम लैपटॉप क्या, अब तो मोबाइल वही काम कर देता है, मोबाइल पर लगा हुआ कंप्यूटर बल्कि उससे ज़्यादा फंक्शंस कर लेता है। तो
इसी तरीके से छोटी मशीन होने से ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी जो उत्पादकता है कम हो। तो चरखा नहीं, लेकिन छोटी मशीन ज़रूर, ऐसी मशीन जिसको कि एक परिवार चला सके, ताकि गांव से, जनजातीय क्षेत्रों से लोगों को बड़े पैमाने पर अपनी संस्कृति से, अपने परिवेश से उखाड़ना, अपरूट करना न पड़े। और उससे फिर ये होगा कि हम लोग इस प्रकार का विकेंद्रित समाज बना पाएंगे। और देखिए एक और बात है, पहले तो बहुत तरह के संपर्क के लिए सड़कों की जरूरत थी, यातायात के साधनों की जरूरत थी। अब संचार के ऐसे साधन हो गए, जैसे आपको सेल फोन है या टेलीफोन है या टीवी है या रेडियो है, यानी कोई किसी आदमी को अब सिनेमा देखने के लिए शहर आने की जरूरत नहीं है। गांव में भी घर बैठ के देख सकता है, जो पिक्चर चाहे देख सकता है, जो गाना चाहे सुन सकता है, और जो ज्ञान करना है वो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार का समाज अगर बने तो उसको मैं उचित मानता हूं, और मैं समझता हूं उसी दिशा में हमें अग्रसर होने का प्रयास करना चाहिए। एक बार जब मैं जा तो रहा था दरअसल अमेरिका, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले ने सन 66 में 1966 में मुझे एक पब्लिक लेक्चर के लिए आमंत्रित किया था। पब्लिक लेक्चर एक विशेष चीज़ होती है जिसमें पूरी फैकल्टी यानी सभी शिक्षक मौजूद रहते हैं और बाहरी लोग भी आ सकते हैं, और उसके लिए अलग से इश्तिहार छपते हैं कि फ्री पब्लिक लेक्चर, और सामान्य रूप से नोबेल लॉरिएट्स वगैरह देते हैं। तो लेकिन मैं पेरिस, लंदन, वहाँ भी कुछ कुछ हमारे कार्यक्रम थे। एक जर्मनी में, बर्लिन में एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ म्यूज़िक था, उसमें फोक म्यूज़िक के ऊपर मुझे एक व्याख्यान देना था। इसके अलावा लंदन में भी मुझे कुछ काम था। पेरिस में मुझे यूनेस्को के ऑफिस में जाना था, क्योंकि यूनेस्को की पत्रिका जो डजनीज है उसमें मेरे लेख जो हैं 1956 से, यानी 1956 से लगभग 52 साल हो गए तब से प्रकाशित होते रहे, और उनका अनेक भाषाओं में, अंग्रेजी में तो निकलता ही, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन, स्पेनिश, अरबिक, इतने में तो निकलता ही है। लेकिन इसके अलावा यूनेस्को के जैसे जिसमें मेरा लेख प्रकाशित हुआ, इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड सोसाइटी, उसका अनुवाद जो है वो चीनी, जापानी, कोरियन और तमाम भाषाओं में भी हुआ। तो मैं लंदन में जिन चीज़ों को सुन चुका था, जिनके बारे में, जैसे ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी के बारे में, ब्रिटिश म्यूज़ियम के बारे में, हाइड पार्क के बारे में, ये सब देख लेना चाहता था। और मेरे पास समय बहुत कम था, तो समझिए कि दोपहर में मेरी फ्लाइट वहाँ पहुँचती थी और दूसरे दिन सवेरे मुझे चलना था। तो हीथ्रो हवाई अड्डे के ऊपर मैंने सोचा कि पास के किसी होटल में मैं ठहर जाऊं, ताकि सवेरे सवेरे मैं अपने हवाई जहाज़ पकड़ लूं, क्यों दूर जाऊं। तो पास के सारे होटल भरे हुए मिले। तो किसी ने कहा कि यहाँ आसपास कोई लोग हैं जो बेड एंड ब्रेकफास्ट देते हैं, यानी वो अपने घर पे ठहरा लेते हैं, आपको बिस्तर दे देते हैं और सवेरे आपको ब्रेकफास्ट दे देंगे, नाश्ता दे देंगे सवेरे, और आप रात बिता दीजिए। मैंने सोचा बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं तो शाम को घूमूंगा और रात को आके सो जाऊंगा, सवेरे उठ के चला जाऊंगा। तो एक आदमी खड़ा हुआ था अपने दरवाजे के ऊपर। मैंने उससे पूछा कि मैं रात में यहाँ रहना चाहता हूँ, क्या तुम हमको रखोगे? उसने कहा हम अपनी बीवी से पूछ लें। हमने कहा ज़रूर पूछिए। तो पूछ के आया, उसने कहा आप रह जाइए। तो उसने हमको अपने घर की एक चाबी दे दी और जीने से एक कमरा दिखा दिया ऊपर, जिसमें कई बिस्तर पड़े हुए थे। एक बिस्तर के पास मैंने अपना सूटकेस रख लिया और मैं जल्दी से निकल गया चाबी ले करके। और उसके बाद मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी में गया। अब उसमें उसकी भी किस्सा ये है कि मैं ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी देखना चाहता था ख़ास तौर से, क्योंकि
मार्क्स वहाँ बैठ के पढ़ता था, लेनिन वहाँ बैठ के पढ़ता था, और बड़े बड़े विद्वान वहीं पर पढ़ते थे। मैं उस लाइब्रेरी के अंदर जाना चाहता। उस आदमी ने जो बैठा हुआ था उसने कहा इसमें तो सिर्फ लाइब्रेरी के सदस्य जा सकते हैं, आपको देखना है तो म्यूज़ियम देखिए। तो हमने कहा म्यूज़ियम तो हम देखेंगे, पर तो हम ब्रिटिश म्यूज़ियम लाइब्रेरी भी तो देखना चाहते हैं। तो कहने सिर्फ सदस्य देख सकते हैं। तो हमने कहा फिर आप हमको सदस्य बना लीजिए। तो उसने फ़ौरन हमारा फ़ोटो लिया और हमको सदस्य बना दिया। अच्छा, उसके बाद हम गए और वो सब देखा। वहाँ बड़ी पुरानी किस्म की कुर्सियाँ वगैरह सब लगी हुई थी, डेस्क थी, सब था। अच्छा, उसके बाद म्यूज़ियम भी देखा। साहब, वहाँ के ब्रिटिश म्यूज़ियम में हिंदुस्तान का जो सेक्शन है उसको भी मैं पूरा नहीं देख पाया। उसमें इतनी चीज़ें थी कि मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे म्यूज़ियम्स को मिला लिया जाए, सब अंग्रेज़ लोग उठा ले गए यहाँ से, तो वो सबको मिला लिया जाए तब भी उतनी नहीं होगी। अब फिर हाइड पार्क में गया, यहाँ गया, वहाँ गया। रात को 10, साढ़े 10, 11 बजे मैं लौट के आया। तो उसने बताया था कि जब तुम लौट के आना तो ये चाबी डाल के दरवाज़ा खोल लेना और चुपचाप अपने कमरे में जा करके सो जाना। तो हमने या उसने कहा कि घंटी बजा देना तो हम खोल देंगे। तो हमने घंटी बजाई तो एक बुढ़ी सी औरत निकल करके आई। तो उसने कहा कि क्या बात है। हमने कहा कि भाई हम आपके यहाँ गेस्ट हैं, तो हम रात यहाँ, कहले हाँ आज तो हमारे यहाँ कोई गेस्ट नहीं है। तो हमने कहा हम तो आए थे आज। कहले नहीं, आज तो हमारे। हमने कहा कि आपके हस्बैंड कोई आदमी से हमारी बात हुई थी। तो कहले नहीं, हम तो अकेले रहते हैं यहाँ। हमने कहा ये तो बड़ा मुश्किल हुआ। तो हमने कहा कि वो उसका नाम कुछ था, हमें याद नहीं रह गया, अब नेस्ट हो कुछ हो। तो हमने कहा कि इस नाम का कोई घर यहाँ पास में। कहले है ज़रूर, क्योंकि ये है कि हमारे ख़त अक्सर वहाँ चले जाते हैं। तो हमने कहा कितनी दूर है, किधर है। उसने बड़ी इत्मीनान से हमको समझा दिया कि किधर जाओ। वहाँ जाके देखा तो वहाँ भी कुछ दाल नहीं गली। तो फिर मैं वहाँ आया, फिर मैंने घंटी बजाई। इस तरह जाने कितनी बार हुआ, यहाँ तक कि उस बेचारी औरत को नहीं उठाया होगा हमने तो 4-5 बार रात को उठाया होगा। हर बार वो उलट आती थी और अपोलोजाइज करके चली जाती थी कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। और मुझे लगता रात के 3 बजे तक मैं घूमता रहा। फिर उसके बाद एक होटल वाला वो जग रहा था, वो अपनी डेस्क पर था। तो उसने कहा कि तुम बार बार इधर इधर जा रहे हो, क्या मामला है। तो हमने बताया। कहने हमको लगता है कुछ फाउल प्ले है, यानी किसी ने कोई बदमाशी की है, क्योंकि ऐसी घटनाएं यहाँ होती रहती हैं। तो हमने कहा फिर क्या करें हम। हमने कहा कि खैर कोई सूटकेस में कोई ख़ास बात नहीं है, हमको एक कॉन्फ्रेंस में जाना है, तो उसका जो पेपर है वो पेपर तो मैं बिना देखे भी बोल सकता हूँ, और जो लेक्चर देना है उसके लिए भी मुझे कोई तैयारी नहीं करना। तो सूटकेस को मारिए गोली और मैं आपके यहाँ ही सो जाता हूँ। तो उसने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके इसी कमरे में एक खाट डाल देता हूँ। और उसने हमको शराब पिलाने की कोशिश की, और मैं तो पीता नहीं बिल्कुल। तो मैंने माफ़ी मांगी, तो उसने फ्रूट जूस पिलाया, मैंने पैसे देने की कोशिश की। अच्छा, इसके बीच में मैं बताना भूल गया कि जाने कितनी वो लंदन शहर तो भैया रात में रुकता नहीं, वो तो हर वक्त गाड़ियाँ निकलती रहती सर से। मैं हाथ दे के रोकता था, वो लोग गाड़ी रोक देते थे। मैं उनसे अपना दुख बताता था तो वो थोड़ी दूर हमारे साथ आते थे और हम ढूंढते थे, और फिर माफ़ी मांग करके कि भाई क्या करें, आपकी मदद नहीं कर सके। ऐसे मैंने 10-12 लोगों को रोका होगा। किसी ने भी कोई झल्लाया नहीं, किसी ने नाराज़गी नहीं जाहिर की, और सब ने माफ़ी मांगी कि भाई हम आपकी मदद। तो मेरे मन में अंग्रेज़ों के लिए जो प्रेजुडिस थी वो बिल्कुल समझिए धुल गई, इसलिए कि मतलब ये लोग इतने शरीफ हैं। हम किसी आदमी के घर पे जा कर के रात में किसी औरत को उठा करके 5 बार बुलाते रात के 3 बजे तक, तो कम से कम डांट तो हमको पिलाती सब। फिर उसके बाद
उस होटल मालिक हो या कर्मचारी हो, उसने कहा चलो हम तुम्हारे साथ चलते हैं। हम गए उसके साथ। तो उसने उसी घर पे गया जिसमें मैं जाता था। फिर उसने जो था घंटी के 2 बटन थे, एक बटन में दबाता, दूसरा बटन उसने दबाया तो सही दरवाजा खुल गया और मैं अपनी जगह पे पहुंच गया। एक्चुअली मामला ये था कि घर तो एक था पर उसके 2 दरवाजे थे और 2 घंटियां थी, तो मैं गलत घंटी बजाता था। तो वो उस वजह से वो औरत निकल के आती थी और वो पास वाले एक घंटी बजाने से वो काम ठीक हो गया। तो लेकिन मुझे ये लगा कि इन अंग्रेज लोगों के बारे में मेरी जो मिथ्या धारणा थी, मूढ़ाग्रह था, वो पिघलता नहीं अगर मैं इस मुसीबत में न पड़ा होता। तो मुझे गालिब का ये शेर ख्याल आया कि बनाकर फ़कीरों का हम भेष गालिब, तमाशाए अहले करम देखते हैं। यानी जब तक फ़कीरों का भेष न बनाओ, मांगो नहीं, तब तक पता नहीं चलता कि कौन दाता है और कौन दाता नहीं है। मैंने 5 साल तक MA मैंने 1953 में किया, उसके बाद 58 तक 5 साल तक मैंने कोई नौकरी नहीं की, सिर्फ रिसर्च की। मेरे गाइड थे प्रोफेसर ध्रुवजी प्रसाद मुखर्जी, बड़े ही विद्वान आदमी थे। इनकी विद्वत्ता का पता तो मुझे बाद को चला। गाइड वगैरह तो उन्होंने बिल्कुल नहीं मुझे किया और मैं चाहता भी नहीं था कि कोई गाइड करे मुझको, लेकिन वो विद्वान अगाध थे। उसका मैं एक उदाहरण दूंगा आपको। तो उन्होंने मुझसे कहा, मैंने MA में एक थीसिस लिखी थी, सोशल कंटेंट इन भोजपुरी फोक सॉन्ग्स। तो वो थीसिस हालांकि MA की थीसिस थी और उस समय MA की थीसिस एक पेपर के बदले हुआ करती थी सिर्फ, लेकिन वो इतनी मशहूर हुई कि मशहूर एंथ्रोपोलॉजिस्ट प्रोफेसर DN मजूमदार थे। वो कहने लगे ये तो हमारा यहाँ का काम है, आप हमारे अंडर रिसर्च कीजिए। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी जो बहुत ख्यातनामा सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट थे, वो चाहते थे, पर मैंने प्रोफेसर DP मुखर्जी को ही चुना। तो उसमें मैंने सोशियोलॉजी या भोजपुरी फोक लिटरेचर पे काम किया और मैंने पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें तमाम ज़िले आ जाते हैं, जौनपुर के भाग से लेकर के फैज़ाबाद के कुछ हिस्से से लेकर के गाज़ीपुर, बलिया, गोरखपुर, अब तो और जाने कितने ज़िले बन गए हैं, और बिहार के भी, पश्चिमी बिहार के उधर मोतिहारी तक, शाहबाद, छपरा, इन सब में मैंने कहावतें, कहानियाँ, लोकगीत, पहेलियाँ, ये सब इकट्ठा की। तो बड़े मज़ेदार अनुभव हुए। एक चीज़ तो मैंने ये पाई साहब कि उस समय कम से कम उन गांव में, और मैं गांव अंदर के गांव में गया, यानी ज़्यादातर जो विलेज स्टडीज़ हुई हैं, जो बड़े बड़े पब्लिशर से छप गई और लोग बड़े बड़े सोशोलॉजिस्ट बन गए, वो दरअसल शहर के पास के गांव की स्टडीज़ है। मैं ऐसे गांव में गया जहां 20 मील तक, 20 किलोमीटर नहीं, 20 मील तक कोई बस नहीं जाती। वहां पर सब कोई गाता है, काफी अच्छा गाते, यानी बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, औरतें, आदमी, जवान, बूढ़े, सब गाते और बहुत अच्छा गाते। और कहावतें ऐसी कि उनमें ऐसी कविता, जैसी कविता बड़े बड़े कवि नहीं कर पाए। जैसे मैं आपको सिर्फ एक मिसाल दूं, 3 कवर भीतर तब देवता पीतर, यानी जब 3 कवर मुंह के अंदर जाते हैं तब देवता और पितर की याद आती है। अगर भूखा आदमी है तो देवता पितर कुछ नहीं। तो मैं कहता हूं कि इसके सामने सारी प्रगतिशील कविताएं पानी भरे। इसी तरह से
जाने कितनी कहावतें कि ठाव जानी काजल ठाव जाने करखा, यानी इसका मतलब कि ठीक जगह पे वही काजल होता है, इतना सौंदर्य बढ़ाता है, और गलत जगह पर वही कालिक बन जाता है, चीज को कुरूप कर देता है। तो इस तरह की कहा। अच्छा, एक बात मैं आपको इंटरेस्टिंग बताऊं कि मुझे एक बहुत बड़े फोकलोरिस्ट का आर्चर टेलर का एक पत्र मिला। यूनेस्को की एक सर्वे में पब्लिश हुआ था कि मेरे पास 2,500-3 हजार पहेलियां हैं। तो उसने हमको चिट्ठी लिखी अमेरिका से कि भाई तुम्हें कुछ ख्याल भी है कि तुम्हारा कलेक्शन दुनिया के रिडल्स माने पहेलियों के दुनिया के सबसे बड़े 2-3 कलेक्शंस में से होगा, तो इसको तुम पब्लिश करवाओ, प्रकाशित करवाना चाहिए। खैर, तो मुझे ये अंदाजा हुआ कि ये लोग बहुत कल्चर्ड हैं, बहुत सुसंस्कृत हैं। संस्कृत, ये जो शहरी बाबू लोग हैं वो इनके सामने कुछ भी, जो अंग्रेजी ना लोग हैं वो तो बहुत असंस्कृत लोग हैं। वो ना गा सकते हैं, ना कोई अच्छी कविता का रसास्वादन कर सकते हैं, उनकी कोई रुचि जो है वो सुसंस्कृत नहीं। तो फिर मैंने एक शोध पत्र लिखा यूनेस्को की पत्रिका डायजनीज में, जो सन 77 में पब्लिश हुआ, द कल्चरल लेवल ऑफ अनलेटर्ड फोक, यानी निरक्षर लोगों का सांस्कृतिक स्तर। उसमें मैंने ये स्थापित किया कि ये धारणा मिथ्या है कि निरक्षर लोग तर्कविहीन होते हैं या असंस्कृत होते हैं। और मैंने शुरू में, क्योंकि बाज़ लोगों ने, यहाँ तक कि परिहार साहब ने जब शुरू में मैंने कभी जिक्र किया था तो उन्होंने कहा था कि कौन कहता है। फिर मैंने बहुत से उदाहरण दिए, जैसे शिपले की एनसाइक्लोपीडिया ऑफ लिटरेचर में शुरू में ही है कि लिटरेसी इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कल्चर, यानी साक्षरता सुसंस्कृत होने की पहली शर्त है। अब वो लोग साक्षर तो नहीं है पर सुसंस्कृत है। और जाने कितने ऐसे लोग मिले जो कि कहते हैं कि निरक्षर लोग, निरक्षर के मतलब अज्ञानी। ये बिल्कुल गलत है। मैं आपको एक और बात बताऊं। एक बार यूपीएससी में, यानी लोक संघ सेवा आयोग, जहां से आईएएस वगैरह का चुनाव होता है, आईएएस आईपीएस वगैरह का, तो उसका एक सेमिनार हो रहा था बड़े हाई लेवल का, जिसमें कई गवर्नर वगैरह भी थे, कुछ विद्वान लोग भी थे, इत्तेफाक से मैं भी था। तो उसमें यह हो रहा था कि आईएएस आईपीएस वगैरह की परीक्षाओं में जिसको ये लोग पर्सनैलिटी टेस्ट कहते हैं, यानी जिसको इंटरव्यू हम लोग कहते हैं, तो उसका स्वरूप क्या होना चाहिए। तो हमने कहा, वो जो उसके चेयरमैन थे यूपीएससी के, यानी लोक संघ सेवा आयोग के जो अध्यक्ष थे, मैंने कहा कि आप लोगों के साथ दिक्कत ये है कि अगर कोई आग के ये दरवाजे का नॉब नहीं खोल पाता है तो आप सोचते हैं कि ये इडियट है, और हमको आप गांव में ले जाइए तो हम गेहूं और जौ के खेत में फर्क नहीं कर सकते। तो मैं ये नहीं कह सकता कि वो ज्यादा जानता है या मैं कम, मैं ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या। तो वो जो अध्यक्ष थे उस समय यूपीएससी के, वो अपनी कुर्सी में कूदने लगे, कहने लगे हम लोग ऐसा नहीं करते, हम लोग ऐसा नहीं करते। हमने कहा आप लोग ऐसा करते हैं, ये नहीं जानते, इसीलिए ये दिक्कत होती है। आप समझ लीजिए इस बात को, तो शायद आप आगे से ना करें। तो ये धारणा बिल्कुल निर्मूल है कि निरक्षर होने का मतलब अज्ञानी होना या असंस्कृत होना या अतार्किक होना। अगर समय होता तो मैं आपको ऐसे अनेक उदाहरण देता कि किस तरह से ये लोग जो हैं अपने रीति रिवाजों की मजाक उड़ाते हैं, अपने
पंडित पुरोहितों की मजाक उड़ाते हैं, अपने कस्टम्स, अपने जो सदियों से चले आए परंपराएं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तो बहरहाल वो जब मैंने लेख लिखा तो फिर उसके थोड़े दिनों के बाद मुझे तो उसकी कॉपी मिली नहीं। मुझे लगा अभी वो उसको समय लगेगा कुछ प्रकाशित होने, शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होने में कुछ समय तो लगता ही है, खासतौर से कई भाषाओं में प्रकाशित हो। तो तभी एक मुझे केबल मिला पेरिस से कि, और उसमें हमारा पता गलत सलत था। उसमें था मिसेस इंद्रदेव, सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर। तो मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम्हें बुलाया, और उसमें कहा गया था कि यूनेस्को एक्सपर्ट कमेटी की मीटिंग होने वाली है वेनिस में इन तारीखों में, और उसमें यूनेस्को में जो रिसर्च हो रही है उसका मूल्यांकन किया जाएगा, तो तुम क्या आ पाओगे कि नहीं आ पाओगे। तो हमने अपनी पत्नी से कहा कि भाई तुम्हारे लिए तार है, तुम चली जाओ। तो ये जाहिर था कि उनके लिए नहीं था, पर मतलब ये कि उसको हमारे लिंग का भी पता नहीं था कि आदमी है कि औरत है। तो मुझे क्लियर हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मेरा नाम नहीं गया है और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन से भी मेरा नाम नहीं गया है। तो कैसे गया है, मैं बड़े अचंभे में पड़ा। वजह ये है कि जब शोध पत्रिकाओं में प्रकाशित होता है तो नाम के आगे पीछे तो कुछ लगाते नहीं, सिर्फ इंद्रदेव लिखा, और बाद में जो लेख रहता है उसके बाद में सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, रविशंकर यूनिवर्सिटी रायपुर लिखा हुआ था। तो बस इतने पते पे उसने भेज दिया। तो उसमें उस समय कुछ इंदिरा गांधी ज़्यादा मशहूर थी, तो उसने सोचा ये मिसेज होगा, तो उन्होंने मिसेस करके भेज दिया। तो फिर मैं इसमें था ही था कि पहला सेशन हुआ, उसके बाद जब कॉफ़ी हुआ तो वो जो बोडार्ड नाम का आदमी था जो उसका डायरेक्टर था, वो मेरे पास कहा यो दैट पेपर इज़ फैसिनेटिंग। हमने कहा विच पेपर? काइंडली अबाउट अनलेटर्ड फोक। तो हमने कहा वो तो अभी पब्लिश नहीं हुआ। उसने कहा कि फ्रेंच वाले हैं तो उसका पब्लिश हो गया है और पेरिस में बहुत चर्चित हो रहा है। तो हमको समझ में आ गया कि उस पेपर की ही वजह से मुझको इस हाई लेवल, उस एक्सपर्ट कमेटी में भारत तो क्या एशिया का कोई आदमी नहीं था, उसमें अमेरिका यूरोप वगैरह के ही लोग थे। और ऐसे बहुत से मौके हुए जिनमें मैं माइनॉरिटी ऑफ वन में रहा, यानी सब लोग एक बात कहते थे, मैं दूसरी बात कहता रहा, और लोगों ने कहा ये बहुत अच्छा हुआ अमेरिका वगैरह में ख़ास तौर से। तो हमने कहा क्या बक रहे हो, तुम क्या कह रहे हो कि हमने सिर्फ डिस्कशन पैदा करने के लिए ये कहा? अरे भाई हमने जो सही समझते थे कहा, अब तुम्हारी समझ में नहीं आता तो हम क्या करें इसको। सन 66 में मैंने एक लेख डायोजनीज के लिए लिखा था, और वो भी एक दबाव में लिखा था, इस माने में कि मैं ये चाहता था, मैं जयपुर में था उस समय, तो मैं ये चाहता था कि हिंदी में समाजशास्त्र में हिंदी में अच्छी पुस्तकें प्रकाशित हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक वहाँ सेंटर इस्टेब्लिश किया जिसमें कि हिंदी में समाज विज्ञान की स्तरीय पुस्तकें निकल सकें। खैर वो किस्सा तो बड़ा दुख भरा है कि 2-3 साल कोशिश करते रहे और मुझे समझ में आ गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कोई काम हो नहीं सकता। ये लोग न खुद काम करते हैं न किसी को करने देते हैं। खैर तो उस सिलसिले में फिर मैंने सोचा कि जब ये किताब नहीं निकालने देते तो हम बुक ऑफ रीडिंग्स निकाल दें कि सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के बारे में विभिन्न शोध पत्रिकाओं में जो अच्छे लेख छपे हैं उनमें से मैं लेख संकलित करके एक संकलन निकाल दूं। तो वैसा संकलन निकालने के लिए मैं एडिटर्स को चिट्ठी लिखता था। तो डायोजनीज के एडिटर को भी चिट्ठी गई उस लेख के बारे में जो मेरा एक पहले छप, तो उसने हमको चिट्ठी लिखी। उसने कहा हम तो तुमको जानते हैं, तुमने 10 साल पहले हमको लेख दिया था, तुम हमको एक लेख क्यों नहीं भेज देते? तो हमने उसको लिखा कि भाई मैं अमेरिका जाने वाला हूँ,
और मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है फॉरेन एक्सचेंज की, तो कुछ पैसे आप यूनेस्को में बैठे हैं दिलवाइए। उन्होंने कहा भाई हम ये सब काम नहीं करते, पर अगर आप हमको एक लेख दे दें तो हम आपको $500 दे देंगे। तो हमने फिर हमारे पास उस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कृपा से एक बहुत अच्छा स्टेनो था, बेचारे की आँख एक ही थी, लेकिन इस वजह से हमारे सहयोगी जो असिस्टेंट डायरेक्टर्स 3-4 थे सब कहने लगे कि इसको मत अपॉइंट कीजिए साहब, सवेरे सवेरे इसका मुंह देख। हमने कहा नहीं साहब ये सबसे अच्छा टेस्ट में आया है, इसी को करेंगे। तो वो हमारे पीछे पड़ गया कि हमको डिक्टेट कर दीजिए। हमने कहा भैया ये लर्नेड आर्टिकल डिक्टेट नहीं किए जाते, हम तो लिखेंगे इसको। कहने नहीं साहब आप तो लिख नहीं रहे हैं, हम इतवार को आ जाते हैं, अब डिक्टेट कर दिए। मैंने डिक्टेट कर दिया तो फिर मैंने पाया कि मुझे तो उसमें कुछ खास परिवर्तन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब वो साहब छप गया और उसकी बड़ी चर्चा हुई, और उसमें मैंने ये प्रतिपादित किया कि जो उद्विकासवादी धारणा है कि उद्विकास के अंतिम चरण पे जो समाज या संस्कृति होती है वो अगला चरण लेती है, ये नहीं है, बल्कि जो अंतिम चरण से पिछला चरण होता है उस चरण पे जो संस्कृति या समाज होती है वो अगला कदम बढ़ाता है। तो इसको पॉल एफ लेजर्सफेल्ड कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सोशियोलॉजिस्ट बहुत बड़ा था, उसने यूनेस्को के लिए एक सर्वे की कि समाज विज्ञान में सोशियोलॉजी में क्या महत्वपूर्ण योगदान हुआ है पिछले 50 वर्षों में, और उसमें मैक्रो सोशियोलॉजी में 4 महत्वपूर्ण योगदानों में मेरी इस थियरी को उसने बताया कि बड़ी इंजीनियस, यानी बहुत ही समझिए कि अब इसको कैसे मैं करूं, अनुवादित थियरी है कि ऐसा नहीं होता, यानी बहुत चिरकाल से जो इस्टेब्लिश धारणा थी उसके विपरीत। तो इस तरह से मैं तो हमेशा ये बात कहता हूँ कि मैं जो बात कहता हूँ वही लिखता हूँ, और वही मैं अपने स्टूडेंट से कहता रहता हूँ, वही रिक्शे वाले से कहता हूँ, वही सब्जी वाली से कहता हूँ, और वही जब मैं लर्नेड व्याख्यान देने जाता हूँ तब कहता हूँ। प्रोफेसर इंद्रदेव, जैसे हर समाज में कानून होता है, कानून विहीन समाज की हम कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन देखते हैं अक्सर कि समाज में ऐसा होता है कि एक टकराव की स्थिति कानून के साथ बनी रहती है, तो वो जो सामंजस्य होना चाहिए वो ना होकर के ऐसा लगता है कि दो विरोधी संस्थाएं हैं, समाज और कानून अलग अलग, और जो टकरा रही हैं। नहीं, ये सही आप कह रहे हैं, क्योंकि जो आज की कानून व्यवस्था है, और ये बात हमने कानून के बारे में कुछ अध्ययन किया, क्योंकि 2 साल पहले मेरी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ लॉ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने छापी, तो उस सिलसिले में मैंने अध्ययन किया। तो ये इस प्रकार का कानून हम लोगों ने अंग्रेजी से लिया है, और वहाँ पर भी यही है। तो ये ऐसा कानून है, इसमें कम्बैटिव कल्चर है, इसमें जैसे 2 वकील जो है ऐसे लड़ते हैं जैसे मुर्गे लड़ते हैं, और वो सुलझाने की कोशिश नहीं करते और टकराव बढ़ाने की और लंबा खींचने की कोशिश करते हैं। इसके बदले होना ये चाहिए कि जो भी गुत्थी है उसको सुलझाया जाए। और मैं आपको ये बताऊं कि मैंने अनुभव किया, और एक बात ये कानून की जो प्रक्रिया है इतनी उबाऊ, इतनी लंबी, इतनी आदमी को अपमानित करने वाली, इतनी खर्चीली है कि एक तरह से ये कहना कि मैं कोर्ट में घसीटूंगा एक गाली है, क्योंकि कोर्ट में जाना ही एक सजा है। अब तो मैंने बिल्कुल अकीदा कर लिया है कि अगर घर में चोरी भी हो जाए तो हरगिज पुलिस में रिपोर्ट नहीं, क्योंकि 50 बार हमको गवाही के लिए बुलाएंगे और दिन भर खड़े रखेंगे और बाद को कह देंगे तारीख बदल गई, फिर अगली तारीख को जाइए फिर तारीख बदल गई। आपने अनेक देशों की यात्राएं की, आपने
भारतवर्ष को बहुत करीब से हर हिस्से को देखा। उत्तर प्रदेश के साथ साथ आपने पूर्वी भारत के भी हिस्सों को देखा भाला। एक लंबे अरसे से आप छत्तीसगढ़ में रहे और यहीं आपने एक तरह से स्थायी निवास किया। छत्तीसगढ़ के बारे में आपकी क्या राय? देखिए, मैं आपको बताऊं कि मैंने पहली बार यूनिवर्सिटी में पढ़ाना 58 में गोरखपुर यूनिवर्सिटी में शुरू किया था। उसके बाद 5 साल मैं जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में रहा। फिर उसके बाद 3 साल मैं जोधपुर में रहा। फिर 1969 यानी 1969 में, आज से करीब 40 साल पहले मैं रायपुर आ गया। रायपुर में आते ही उस समय बच्चे छोटे थे, लेकिन मैंने, मेरी पत्नी ने, मेरे बच्चों ने, सबने सोचा कि ये जगह रहने लायक है। अब इसका सबूत ये है कि देखिए, मैं 3 साल गोरखपुर में रहा, मैं 5 साल जयपुर में रहा, जो बड़ा सुंदर शहर कहा जाता है, बहुत पर्यटक आते हैं वहाँ। 3 साल जोधपुर में रहा, उसके भी अपनी खूबसूरती है। लेकिन फिर रायपुर में, वहाँ कहीं मैंने ज़मीन नहीं खरीदी, वहाँ कहीं मकान बनाने की नहीं सोची। रायपुर में आते ही सोचा मैंने। इसका सबूत यह है कि सन 73 में मैंने ये प्लाट खरीद लिया जिस पे ये मकान बना हुआ है। यानी मतलब 3-4 साल मुझे लगे ये तय करने में कि यहीं मैं रहूँगा। इसकी वजह यह है कि यहाँ के लोग हमको बहुत अच्छे लगे, बहुत अपनापन है यहाँ, बहुत मतलब दिली संबंध होता है। अच्छा, रहने लायक जगह अगर नहीं है तो दिल्ली है, बम्बई है। वहाँ आदमी क्या है समझिए, औजार है, उससे जब तक काम निकलता है तब तक ठीक है, बाकी फेंक दीजिए। यहाँ पर यह है कि निकल जाइए तो 4 लोग जानते हैं, कोई ज़रूरत होती है तो मदद कर देते हैं, अच्छे लोग हैं। आपने जो समाजशास्त्र के क्षेत्र में काम किया, किस चीज़ को आप अपना एक महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं, जो आपको लगता है कि मैंने काम किया है? अब क्या मैं कहूँ, मतलब जो और लोग मानते हैं वही कह सकता हूँ। क्योंकि आदमी अपने चेहरे को दूसरों का आईना बना के देखता है, अपना चेहरा तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता। तो एक तो लोक संस्कृति के बारे में मेरा अध्ययन है, उसकी भी बहुत अंतर्राष्ट्रीय चर्चा हुई है। एक सामाजिक परिवर्तन पर मेरा जो सिद्धांत है उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई है। कुछ ये कानून के समाजशास्त्र के बारे में भी थोड़ा बहुत कुछ काम किया है। किताबें आपने कौन कौन सी लिखी? एक किताब का तो मैंने जिक्र किया, सोशियोलॉजी ऑफ लॉ के बारे में। एक किताब मेरी है पेजेंट सोसाइटी एंड ओरल ट्रेडिशन इन इंडिया। इसमें मैंने यानी कृषक समाज का सही अध्ययन अभी तक हुआ नहीं है ठीक से। तो कृषक समाज क्या है और इसको कैसे ओरल ट्रेडिशन यानी मौखिक परंपरा की मदद से इसका अध्ययन किया जा सकता है। क्योंकि जो कृषक समाज है वो मुख्यतः निरक्षर है, तो मौखिक परंपरा ही वहाँ चलती, किताबी दुनिया तो है नहीं। तो वो एक किताब है। और वैसे मेरी किताबें तो सोशियोलॉजी ऑफ कल्चर वगैरह सन 63 वगैरह से पब्लिश होना शुरू हुई। बदकिस्मती से मैंने कोशिश की हिंदी में लिखने की, तो हिंदी में एक किताब भारतीय समाज मैंने लिखी 1962 में। उसकी जानकार लोगों ने तो बड़ी प्रशंसा की, यूजीसी की उसमें रिपोर्ट में आया कि यही एक किताब है जो सीरियस किताब है भारतीय समाज के बारे में। लेकिन वो किताब बिकी बिकाई बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकारी पब्लिकेशन था और कीमत उसकी रखी गई 3 रुपये 80 पैसे। तो कोई बुक सेलर क्यों बेचता, उसको उसमें कितना पैसा मिलता, लिहाजा वो सब पड़ी रही, वहीं पड़ी रही होगी जहाँ छपी होगी। तो
बहुत किताबें हुई, सबकी लिस्ट कहाँ तक बताऊं, 8-10 किताबें हैं। और कोई बात खास आप बताना चाहें घर के बारे में, परिवार, माता पिता के बारे में? देखिए, मैं इस बारे में बहुत सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी यूँ तो डॉक्टर थे पर बड़े विद्याव्यसनी आदमी थे। वैसे बचपन में तो उन्होंने उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ी थी, लेकिन डॉक्टर हो जाने के बाद उन्होंने शुरू से काका गागा सीखने के बाद न सिर्फ हिंदी स्वरलिपि सीखी, बल्कि संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, बड़े बड़े संस्कृतज्ञ उनसे संस्कृत पढ़ने आते थे, एमए के विद्यार्थी उनसे संस्कृत पढ़ने आते थे। अरे मेरी माताजी कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी उनके पास यानी एक कभी ख़त्म ना होने वाला संस्कृत के श्लोकों का, उर्दू के शेरों का, हिंदी की कविताओं का, उनको कंठस्थ थी तमाम चीज़ें। और हमारे सबसे बड़े भाई साहब जो हमसे 12 साल बड़े हैं, वो भी उन्होंने बचपन में मुझे काफ़ी पढ़ाया घर के ऊपर, तो उनसे भी मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे छोटे भाई जो थे वो इंजीनियर थे, पर मेरे ख्याल से अब यही हो रहा है, वो सही माने में बहुत अच्छे इंजीनियर बन सकते थे, पर बर्मा शेल की बहुत अच्छी समझे जाने वाली नौकरी जिसमें बहुत पैसे मिलते थे वो उनको मिल गई, और समझिए कि उनकी जो असली प्रतिभा थी इंजीनियरिंग की, वो मेरे ख्याल से तो नष्ट हो गई। लेकिन वो संगीत के बड़े बहुत मर्मज्ञ थे और बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे। और एक और भाई हैं, वो प्रोफेसर हैं चंडीगढ़ में, वो भी रिटायर हो चुके हैं। वो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के आदमी हैं और सबसे लड़ाई हो जाती है उनकी। प्रोफेसर इंद्रदेव, एक समाजशास्त्री के रूप में आपने विभिन्न समाजों का गहरा अध्ययन किया है और अनेक ज्वलंत विषय हैं समाज से संबंधित, इन पर आपने न केवल विचार विमर्श किया है, न केवल पठन पाठन किया है, बल्कि अनेक मौलिक स्थापनाएं आपने दी हैं। आपसे ये जो भेंट हुई, आपसे जो बातचीत हुई, प्रोफेसर इंद्रदेव, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।